जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ज्ञान चक्षु पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में ये जो भौतिक विज्ञान यानी विज्ञान कक्षा 10 का जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में ये जो प्रकाश चैप्टर है, इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस तीसरे क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रतिबिंब किसे कहा जाता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले दो वीडियो में हमने देखा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। प्रतिबिंब यानी इमेज किसे कहा जाता है। जैसे शीशे में हम लोग देखते हैं तो हमारा उसमें प्रतिबिंब दिखता है कि नहीं, वही वो प्रतिबिंब है किस प्रकार का, यानी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, यही चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यहाँ परिभाषा लिखा गया है, देखिएगा। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, दो परावर्तित किरणें जब वस्तु से किरणें निकलेंगी तो किसी न किसी चिकने तल से टकराएंगी, यानी किसी न किसी दर्पण से टकराएंगी। टकराने के पश्चात उसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात किरणें कहाँ जाएंगी, तो दो परावर्तित किरणें, कम से कम कितनी परावर्तित किरणें, दो परावर्तित किरणें किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। वही जो बिंदु होगा जहां पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वही बिंदु उस वस्तु के लिए क्या काम करेगा, प्रतिबिंब का काम करेगा। यही चीज लिखा गया है। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन सा प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसे रियल इमेज कहते हैं, दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब जिसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बना प्रतिबिंब उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जो दूसरा बिंदु है उस पर दो परावर्तित किरणें अगर वास्तव में मिल रही है, जैसे यहाँ लिखा गया है ना, बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, अगर वास्तव में मिल रही हैं तो उस समय जो इमेज बनेगा उसको वास्तविक इमेज कहेंगे। फिर आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु पर बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, आइए हम लोग इसको चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे वैसे ये सिर्फ समझने के लिए है, रियल में ये सभी चीजें इसमें नहीं होती है। समतल दर्पण को हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर बस समझाने के लिए आपको ये चित्र बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, ये परिभाषा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ कोई वस्तु है, वस्तु से एक किरण ऐसे आई है, ये वस्तु है, वस्तु से एक किरण ऐसे आई है, ये मान लेते हैं परावर्तित होकर ऐसे गई है। एक दूसरी किरण है, ऐसे आई है, ये परावर्तित होकर मान लेते हैं ऐसे गई। ठीक, अब एक परावर्तित किरण ये वाली है, दूसरी परावर्तित किरण ये वाली है, दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पर मिली है कि नहीं। अब ये जिस बिंदु पर मिली है, यही जो बिंदु है इस वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। यही तो इसमें कह रहा है कि दो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, वही बिंदु इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब जहां ये वास्तव में मिल जाएंगी उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन बनाया गया है, ये जो चित्र बनाया गया है, यहाँ पर देखेंगे ये किरणें वास्तव में मिल रही है कि नहीं। देखिए, ये टकरा कर इधर गई है, ये टकरा कर इधर गई है, यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, अच्छा, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वैसे समतल दर्पण में ये चीजें नहीं होती है। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए ये बना दिए हैं। समतल दर्पण में वैसे भी आभासी प्रतिबिंब ही बनता ही है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ हम समतल दर्पण बना दिए। ये क्या है, समतल दर्पण। यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है, वस्तु से एक किरण आई है, ऐसे गई है, मान लेते हैं दूसरी किरण ऐसे आई है तो ये ऐसे जाएंगी। क्या दो परावर्तित किरणें, ये यही तो दो परावर्तित किरणें हैं, एक ये है एक ये है, दो परावर्तित किरणें हैं यहाँ पर, एक ये वाली हो गई एक ये वाली हो गई, ये पहली है, मान लेते हैं ये दूसरी है। क्या इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं पर मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा आगे बढ़ाने पर ये कहीं पर मिलेंगे। तब हम इसको क्या करेंगे, मन ही मन कहाँ खिसकाएंगे, पीछे खिसकाएंगे। कहाँ खिसकाएंगे, पीछे, ऐसे पीछे खिसकाएंगे तो हमको लगा यहाँ पर ये मिल जाएंगे। मान लेते हैं ये एक पॉइंट पर जाकर मिल गए। ठीक है, ये हम कहाँ खिसकाए, मन ही मन पीछे खिसकाए। वैसे ये वास्तव में किरणें पीछे खिसकेंगी नहीं, क्योंकि इस दर्पण के पीछे क्या किया गया है, पॉलिश कर दिया गया है, ये किरणें पीछे जाने वाली है नहीं।
जब किरणें पीछे जाने वाली है नहीं, तो हमने मन ही मन ऐसा आभास किया है कि ये किरणें कहाँ पर मिलेंगी, पीछे जाकर कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो इसीलिए ये हमने देखा तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि ए पॉइंट पर ये मिल गई है। ये जो ए पॉइंट पर ये किरणें मिली है, यही ए पॉइंट इस वस्तु का क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, क्योंकि यहाँ मिलती हुई किरणें प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में मिल नहीं रही हैं। और वास्तव में भी देखा जाए तो समतल दर्पण में यही घटना होती है। हम लोग अपना समतल दर्पण में चेहरा देखते हैं कि नहीं? हाँ देखते हैं। जितनी दूरी पर हम होते हैं उतनी ही दूरी पर वहां पीछे बनता है। वही तो होता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनने का मतलब क्या है? आभासी बनता है। ये दर्पण है, ये दर्पण के सामने, ये दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ दिख रहा है। वास्तव में यही होता है। जो पहली घटना बताए थे इसमें होता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ये चीजें हम बता दिए हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं दर्पण किसे कहा जाता है। क्या देखेंगे? दर्पण। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिरर। यानी ये दर्पण यानी मिरर होता क्या है? जैसे हम कांच का कोई टुकड़ा ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई टुकड़ा ले लिया ऐसे। अब इसके किसी एक तल को हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। किसी एक तल को पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी टुकड़ा हो सकता है, प्लेन भी। अच्छा, स्फेरिकल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इधर अंदर की तरफ पॉलिश कर सकते हैं और इधर बाहर भी पॉलिश कर सकते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, हम कांच का कोई टुकड़ा लिए हैं, उसके किसी एक तल को क्या कर दिए हैं? पॉलिश कर दिया। दर्पण में जो पॉलिश किया जाता है ये सिल्वर का या एल्यूमिनियम का किया जाता है। फिर उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? एक पेंट लगा दिया जाता है, ताकि वो सिल्वर पर जब स्क्रैच आए तो वो पेंट पहले उसको संभाले। ठीक है, यह जो दर्पण है वह परावर्तन की घटना करता है। यहाँ से किरणें आती है, टकरा कर वापस लौट जाती है। अगर जो चांदी की पॉलिश लगी है, मान लेते हैं उसके ऊपर हम कोई पेंट नहीं लगाते हैं, तो उसके नीचे जरा सा स्क्रैच पड़ेगा तो परावर्तन का जो घटना होती है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी उसे परावर्तन करने का गुण कम हो जाएगा, क्योंकि स्क्रैच लग जाएगा ना। तो स्क्रैच से बचाने के लिए उसके पीछे क्या कर दिया जाता है? तो पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक, हमने दर्पण बनाने के लिए क्या लिया है? तो कांच का एक टुकड़ा लिया है, उसके किसी एक तल को क्या कर दिया है? पॉलिश। कांच के कितने तल होंगे? दो। मान लेते हैं ये सामने वाला, ये पीछे वाला। अब हो सकता है सामने वाले को पॉलिश कर दे, हो सकता है पीछे वाले को पॉलिश कर दे। ठीक है, दर्पण कैसे बनाया जाता है? तो क्या कहेंगे? कहेंगे किसी कांच का एक टुकड़ा लेकर उसके किसी एक तल को पॉलिश कर देते हैं तो प्राप्त युक्ति ही दर्पण कहलाता है। ये जो भी प्राप्त है इसको क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। अब दर्पण होते कितने प्रकार के हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सबसे पहला होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो कहेंगे प्लेन मिरर। क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है? दूसरे को कहते हैं गोलीय दर्पण। दूसरा क्या हो गया? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर कहेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जो समतल दर्पण होता है यह केवल एक ही प्रकार का होता है, लेकिन जो गोलीय दर्पण होता है यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक को यहां देखें, अगर एक को कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कह देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अच्छा, इसको अभिसारी भी दर्पण कहते हैं और इसको अपसारी भी दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे क्यों इसको अभिसारी कहते हैं, क्यों इसको अपसारी कहा जाता है। ठीक, ये अभी बाद में समझेंगे ये होता क्या है, क्यों इसको ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अभी जो यहाँ देख रहे हैं ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी यहाँ हम लोग इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो किसी कांच का एक समतल टुकड़ा लेकर उसके किसी एक तल को पॉलिश कर देते हैं तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को ही समतल दर्पण कहा जाता है। परिभाषा क्या हो गया समतल दर्पण का? लिख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। क्या कहेंगे? कहेंगे किसी कांच का समतल टुकड़ा लेकर उसकी किसी एक तल को पॉलिश कर देते हैं तो प्राप्त जो दर्पण होता है उसे ही समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक, यानी ये जो दिख रहा है कांच का एक समतल टुकड़ा लिए हैं, इसके किसी एक तल को पॉलिश कर दिया है कि नहीं? हाँ, कर दिए हैं। ये जो दर्पण बन गया, इसी दर्पण को क्या कहते हैं? इसी दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद गोलीय दर्पण देखेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो कहेंगे किसी कांच का गोलीय टुकड़ा लेकर, किसी कांच का कैसा टुकड़ा लिए? गोलीय टुकड़ा लेकर उसके किसी एक तल को पॉलिश कर देते हैं तो प्राप्त दर्पण ही क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है,
किसी कांच का गोलीय टुकड़ा लेकर, किसी कांच का गोलीय टुकड़ा लेकर उसके किसी एक तल को पॉलिश कर देते हैं तो प्राप्त दर्पण ही गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, जैसे ये कांच का कोई गोलीय है, मान लेते हैं गोलीय भाग है। ठीक है, अब यहां से हमको एक छोटा सा टुकड़ा काटना है, कांच का एक टुकड़ा ही तो लेना है। जैसे इसका मान लेते हैं एक टुकड़ा यहां से ले लिए, ठीक, और इसका मान लेते हैं एक टुकड़ा यहां से ले लिए, ऐसे काट लिए। समझ में आया कि नहीं? अब काटने के पश्चात ध्यान दीजिएगा, इसके उभरे हुए, ये उभरा हुआ तल है कि नहीं? ये उभरा हुआ तल है। नीचे वाला क्या है? दबा हुआ तल। ये क्या है? उभरा हुआ तल। ऐसे इसमें देखेंगे तो ये उभरा हुआ तल है, ये क्या है? दबा हुआ तल। अब इसमें क्या करते हैं? तो उभरे हुए तल को पॉलिश कर देते हैं। उभरे हुए तल को क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। दबा हुआ तल कैसा है? चिकना है, यानी परावर्तन की घटना इधर से होगी। ठीक है, ऐसे ही ये जो दूसरा वाला है, इसके कहाँ पॉलिश कर देते हैं? तो दबे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं। ठीक, तो हम किसी कांच का जब गोलीय टुकड़ा लेंगे उसके 2 तरफ पॉलिश कर सकते हैं, एक तो दबे हुए भाग पर, एक उभरे हुए भाग पर। ऐसा कांच का टुकड़ा लें, ऐसा कांच का गोलीय टुकड़ा लें जिसके उभरे हुए तल को पॉलिश कर देते हैं, तथा दबा हुआ तल कैसा होता है? परावर्तक तल। जिधर से परावर्तन की घटना होगी उसे ही परावर्तक तल कहेंगे। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो बना हुआ है गोलीय दर्पण, ये कैसा है? तो ये अवतल दर्पण है। कैसे अवतल दर्पण है? तो अवतल दर्पण की परिभाषा होती है, किसी कांच का गोलीय टुकड़ा लेकर उसके उभरे हुए तल को पॉलिश कर देते हैं तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। इस प्रकार प्राप्त दर्पण को ही अवतल दर्पण कहा जाता है। यानी ये जो चित्र बना है किसका बना है? अवतल दर्पण का। ये हो गया अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या कहेंगे? कहेंगे किसी गोलीय कांच का टुकड़ा लेकर, किसी गोलीय कांच का टुकड़ा लेकर उसके दबे हुए तल को पॉलिश कर देते हैं तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को ही उत्तल दर्पण कहा जाता है। यानी ये जो दर्पण दिख रहा है, इस दर्पण को क्या कहेंगे हम लोग? तो उत्तल दर्पण कहेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो किसी कांच का एक समतल टुकड़ा लेकर उसके किसी एक तल को पॉलिश कर देते हैं, इस प्रकार प्राप्त दर्पण को ही क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ये तो पहले प्रकार का हो गया। दूसरे प्रकार का क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? कहेंगे किसी गोलीय कांच का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसके किसी एक तल को पॉलिश कर देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। वैसे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला क्या है? अवतल दर्पण। नंबर दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्केव मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है? ध्यान से देखिए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो किसी गोलीय कांच का एक टुकड़ा लेकर उसके उभरे हुए तल को पॉलिश कर देते हैं तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। इस प्रकार प्राप्त दर्पण को ही अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक, अब इसको देखेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? किसी गोलीय कांच का एक टुकड़ा लेकर उसके दबे हुए तल को पॉलिश कर देते हैं तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। इस प्रकार प्राप्त दर्पण को ही उत्तल दर्पण कहा जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या परिभाषाएं हम लिख सकते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आइए हम लोग देख लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले पॉइंट में मान लेते हैं ये समतल दर्पण है। ठीक है, ये कोई क्या है? समतल दर्पण है। तो आपसे सबसे पहला समतल दर्पण के गुण में सबसे पहली चीज यही हमको देखना है कि यहाँ अगर वस्तु रखते हैं, मान लेते हैं दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कोई वस्तु समतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इस समतल दर्पण के द्वारा इस वस्तु का क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण के द्वारा सदैव जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। अगर गुण में देखा जाए तो पहला गुण हम लोग यही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं पहले गुण में? कि समतल दर्पण के द्वारा सदैव जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी, सीधा व वस्तु के बराबर आकार का होता है। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का होता है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? जैसे दूसरा पॉइंट यहाँ होगा, क्या लिखेंगे? समतल दर्पण के सामने रखी जो वस्तु है इसके द्वारा जो इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये वस्तु है, ये मान लेते हैं क्या है? वस्तु है, तो ये जो बना है ये क्या है? इसका प्रतिबिंब है। इस दर्पण के द्वारा इसका क्या बना है? प्रतिबिंब।
अगर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये भी जो प्रतिबिंब है ये भी कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, 10 ही सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर उसका दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। जैसे ये भी पूछा जाता है कि समतल दर्पण से सदैव वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सदैव वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का होता है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, दर्पण से, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखा है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। दूसरे पॉइंट में ये लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर अगर लिखना चाहे तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ये अनंत होता है। क्यों, फोकस दूरी क्या होता है, ये सभी चीजें क्या होती है आगे हम लोग धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे, ठीक है। बस यहाँ इतना समझ लीजिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव कितनी होती है, तो अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी सदैव अनंत होती है, ठीक है। ये तीसरे पॉइंट में हम इसमें लिख सकते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या रखा गया है, ये समतल दर्पण, ठीक है। ये कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है जिसकी हाइट कितनी है, h है। समतल दर्पण के सामने ये कोई वस्तु रखा गया है जिसकी हाइट कितनी है, h है। अगर इस h हाइट के वस्तु का पूरा प्रतिबिंब हमको दर्पण में देखना है तो दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए कम से कम इस वस्तु का आधा होना चाहिए। यानी अगर मान लेते हैं जैसे हम ही हैं, मान लेते हैं कि हम 6 फीट के हैं, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं हम 6 फीट के हैं और हमारा पूरा प्रतिबिंब शीशे में देखना है, सर से लेकर कहां तक, पैर तक, पूरा का पूरा प्रतिबिंब कहां देखना है, जैसे ये सर हो गया, ये पैर हो गया, सर से लेकर पैर तक पूरा हमको देखना है। तो देखने के लिए जो दर्पण सामने जो दर्पण लगाएंगे, यहाँ सामने जो दर्पण लगाएंगे, हम अगर 6 फीट के हैं तो उसकी हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 3 फीट की होनी चाहिए। अगर 3 फीट के शीशे की, यानी जो समतल दर्पण है यानी शीशा है, उसकी अगर हाइट 3 फीट से कम है तो हम कभी भी सर से लेकर पैर तक पूरा का पूरा प्रतिबिंब उसमें देख नहीं सकते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं। यानी यदि किसी h हाइट के वस्तु का पूरा प्रतिबिंब हमको देखना है तो समतल दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए वस्तु के हाइट का कम से कम आधा होना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं। ये चौथे पॉइंट में ये चीजें लिख सकते हैं। और अगला पॉइंट समझते हैं, समतल दर्पण के गुण के 5वें पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति इसके सामने v वेग से दौड़ रहा है, इसके सामने कितने वेग से दौड़ रहा है, v वेग से, ठीक है। समतल दर्पण है सामने, उसके सामने कोई व्यक्ति है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, ऐसे इसके सामने कितनी वेग से दौड़ रहा है, ये v वेग से दौड़ रहा है, ठीक। तो समतल दर्पण के अंदर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका क्या बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वह कितनी वेग से दौड़ेगा, तो वह 2v वेग से दौड़ेगा। कितनी वेग से, 2v वेग से दौड़ेगा। किधर दौड़ेगा, दर्पण की ओर। ये भी किधर जा रहा है, दर्पण की ओर। ये भी किधर जा रहा है, दर्पण की ओर। अगर ये पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि ये जो व्यक्ति प्रतिबिंब दौड़ रहा है ये वस्तु की तुलना में किधर है, वस्तु की तुलना में किस दिशा में दौड़ रहा है, तो वस्तु के चलने की दिशा इस साइड है, प्रतिबिंब के चलने की दिशा इस साइड है, तो वस्तु के चलने की दिशा के क्या है, विपरीत है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे घुमा भी सकता है। कैसे कहेगा, ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का जो वेग है यानी इस वेग से दुगना है, इसका जो वेग है उस वेग की दिशा क्या है, वस्तु की तुलना में उसकी दिशा क्या है। तो वस्तु किधर जा रहा है, दर्पण की ओर। ये भी किधर जा रहा है, दर्पण की ओर। ये दर्पण के अंदर जा रहा है तो ये दर्पण के बाहर जा रहा है, तो वस्तु की तुलना में दर्पण के बाहर जा रहा है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब की वेग की जो दिशा होती है सदैव वस्तु की वेग की दिशा के विपरीत होती है, ठीक। अगर ये दूर जाएगा तो ये भी कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, ठीक है। अगर वस्तु इस साइड जा रहा है तो प्रतिबिंब इस साइड जाएगा, यानी दर्पण से दूर जाएगा। अगर वस्तु दूर जा रहा है तो ये भी दूर जाएगा। अगर वस्तु दर्पण के नजदीक आ रहा है, पास में आ रहा है, तो प्रतिबिंब भी इसके पास जाएगा। अगर ये मान लेते हैं ये जो v है ये मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये जो वेग होगा कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा हमको प्रतीत होगा। ये भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर देखें इसके 6वें पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, समतल दर्पण के गुण के 6वें पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में पार्श्व उत्क्रमणीयता का गुण होता है। अब ये क्या होता है पार्श्व उत्क्रमणीयता, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ लिखा गया है बी, यहाँ हम क्या लिखे हैं, बी लिखे हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा प्रतिबिंब इसमें कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से। आप लोग देखे होंगे ना, एम्बुलेंस के सामने ऐसे उल्टा लिखा रहता है। जब भी देखेंगे एम्बुलेंस के सामने, एम्बुलेंस जो वर्ड लिखे रहते हैं कैसे लिखे रहते हैं, उल्टे लिखे रहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है,
क्योंकि उसमें पार्श्व श्रृंखला का गुण होता है या पार्श्व उत्क्रमणीयता का गुण होता है। ठीक है, ये जो बी ऐसे है यहाँ ऐसे दिखेगा, अगर इसका उल्टा है तो दर्पण में कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा। इसीलिए वो जो एम्बुलेंस होता है उसमें सामने की तरफ कैसा लिखा रहता है, उल्टा, ताकि जब सामने वाला वाहन है उसमें जो शीशा लगा है, साइड मिरर लगा है, उसमें जब उसका प्रतिबिंब बने तो कैसा दिखे, सीधा दिखे। इसीलिए उसके आगे जो लिखा रहता है कैसा लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। ठीक है, ताकि हम लोग पीछे आती हुई एम्बुलेंस को उसको सीधा हम लोग पढ़ सके, साइड मिरर में देखकर उसको पढ़ सके, इसलिए उसमें उल्टा लिखा रहता है। अगर बी ऐसे उल्टा है तो हम लोग शीशे में जब साइड मिरर में देखेंगे अपने वाहन में, एम्बुलेंस में अगर बी लिखा है ऐसे होगा, लेकिन जब साइड मिरर में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, सीधा दिखेगा, तो उसको आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे बहुत सारे वर्ड हो गए, मान लेते हैं ये डी है, डी इस तरीके से है, शीशे में कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और बहुत सारे गुण हो गए, जैसे मान लेते हैं ये जे है, जे इस तरीके से है तो इसमें कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो उल्टा दिखने का गुण होता है इसी कहते हैं पार्श्व उत्क्रमणीयता का गुण। यानी इसमें क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमणीयता का गुण होता है, यानी ये किसी भी अक्षर का उल्टा वर्ड बना देता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिखा रहा है, समझ में आया कि नहीं। ऐसा ही अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं जो पार्श्व उत्क्रमणीयता के इसके गुण को मानते नहीं है, यानी कह सकते हैं पार्श्व उत्क्रमणीयता के गुण को रखते नहीं है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से अक्षर हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं, उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लेते हैं। ठीक है, वो ट्रिक है क्या, यहाँ पर हम लोग अगर लिखना चाहें तो आप लोग भी लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है, इस 6वें पॉइंट में लिख सकते हैं ना, ये पार्श्व उत्क्रमणीयता का गुण दिखाते हैं, परंतु अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कुछ अक्षर होते हैं जो पार्श्व उत्क्रमणीयता के गुण को नहीं दिखाते हैं। कौन कौन से वर्ड हो गए, जैसे यहाँ लिखा गया, एक ट्रिक के माध्यम से लिखते हैं ना, समझ लीजिए, ए मोहित, ए मोहित, MOHIT, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, UVX, UVWXY। ठीक है, ये इतने अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ये पार्श्व उत्क्रमणीयता के गुण को नहीं दिखाते हैं। जैसे यहाँ हम समतल दर्पण बना दिए, क्या बना दिए, समतल दर्पण। इसमें अगर हम यहाँ ए बनाते हैं तो यहाँ ए उल्टा भी तो ऐसे ही दिखाई देगा, अगर हम इसमें एम बनाते हैं तो ये वाला इधर, ये वाला इधर चला जाएगा, तभी तो वैसा ही बनेगा। जैसे यहाँ ओ बना देते हैं, ओ का उल्टा करते हैं, इसको इधर, इसको इस साइड कर देते हैं, तब भी वही तो बनेगा। अगर यही बी है तो बी तो ऐसे उल्टा बन जाता है, तो ये उल्टा दिखता है कि नहीं, हाँ दिखता है। जैसे ये सी है तो सी ऐसे बन जाता है, उल्टा दिखता है कि नहीं, हाँ दिखता है, लेकिन इसका उल्टा लिखेंगे तो सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है। तो यही ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं यानी लेटर्स हैं जो पार्श्व उत्क्रमणीयता के गुण को नहीं प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से हो गए, ए मोहित, UVWXY, इसको एक शॉर्ट ट्रिक से आप लोग याद भी कर सकते हैं, ए मोहित, UVWXY, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ए है, एम है, ओ है, एच है, आई है, टी है। अब टी को अगर ऐसे बनाए तो टी का उल्टा का मतलब क्या होगा, वही होगा। ठीक है, इसमें तो वही हो जाएगा। यानी ये सभी ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं जो पार्श्व उत्क्रमणीयता के गुण नहीं दिखाते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के हैं, उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, तथा समतल दर्पण के क्या क्या गुण होते हैं, इस वीडियो में हमने देख लिया। हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होते हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उनसे संबंधित क्या क्या भौतिक राशियां होती हैं, ये सभी चीजें हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।